आज हम पढ़ेंगे नया फोर्स जिसका नाम है टेंशन। टेंशन कौन सा फोर्स है? दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। अभी के लिए ही मानो कि दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग और रोप। ओके बेटा, हम लोग जब न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे थे उसमें हमने ये डायग्राम देखा था। हमने कहा था कि हु इज पुलिंग हुम। तो मैंने बताया था इसमें आपको अभी तो पहले तो आप दो फोर्स दिखते थे, पर असलियत में यहाँ पे कम से कम चार फोर्स तो है ही है। बताया था कि भूल गए? सर बताया भी था और भूल भी गए, है ना? नो सर। गधा क्या बोलते हैं, पीछे की तरफ उसको खींच रहा है, आगे उधर तरफ नहीं, खींच ये रहा नहीं है। बताया था। मैंने बोला था कि जो गधा है ये स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग गधे पे फोर्स लगा रही है, यस आदमी स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहा है और स्ट्रिंग आदमी पे फोर्स लगा रहा है। समझ में आई बात? सर, यही पता है। कुल मिला के चार फोर्सेज है। मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग को देखूं तो स्ट्रिंग क्या कर रही है? स्ट्रिंग को इधर से आदमी खींच रहा है, ये स्ट्रिंग आदमी को खींच रही है। स्ट्रिंग को इधर से गधा खींच रहा है और स्ट्रिंग गधे को इधर खींच रही है। हाँ या ना? यस सर। यही हो रहा है ना? तो कम से कम चार फोर्सेस तो हैं। ये वाला फोर्स अगर T1 है तो ये वाला फोर्स भी T1 होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। सिमिलरली अगर ये वाला फोर्स T2 है तो ये वाला फोर्स भी T2 होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। हाँ या ना? यस ठीक है। तो ये इस तरीके से लगता है फोर्स ऑफ टेंशन। असलियत में अगर फोर्स ऑफ टेंशन के बारे में बात करो तो फोर्स ऑफ टेंशन इस फोर्स को नहीं कहते जो स्ट्रिंग लगा रहा है, बल्कि फोर्स ऑफ टेंशन उस फोर्स को कहते हैं जो स्ट्रिंग का एक पार्ट स्ट्रिंग के दूसरे पार्ट पे लगा है। असलियत में इसको कहते हैं। पर इवन मतलब इस तरीके से अगर बात करोगे तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, है ना? बट फिर भी समझो कि स्ट्रिंग के बारे में भी सोचिए, स्ट्रिंग के अंदर क्या हो रहा है। वो जो स्ट्रिंग है इसके मान लीजिए अगर मैं दो टुकड़े कंसिडर करूं, यहां से मैं काट देता हूं स्ट्रिंग को। ये हो गया टुकड़ा नंबर 1, ये हो गया टुकड़ा नंबर 2। ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा हो सकता था ना कि जो आदमी ये टुकड़ा नंबर 2 लेके चला जाता और घोड़ा टुकड़ा नंबर 1 लेके चला जाता। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यस सर। हो सकता था। पर क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जब ये आदमी इस टुकड़ा नंबर 2 को लेके जाने की बात कर रहा है तो टुकड़ा नंबर 1 बोल रहा है कहां जा रहा है, रुक, है ना? और टुकड़ा नंबर 2 बदले में इस 1 को नहीं जाने दे रहा है। दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स का नाम टेंशन है। समझ में आई बात? हम्म। यस सर। असलियत में यहां पर जो आदमी के हाथ पे जो फोर्स लग रहा है, सोचो वो कौन सा फोर्स लग रहा है? वो तो रस्सी को पकड़ के बैठा है। रस्सी तो फिसल सकती है ना हाथ से, रगड़ रगड़ सकती कि नहीं रगड़ सकती हाथ के अंदर? आया ना? यस सर। यस सर। तो कौन सा फोर्स से रगड़ने से रोकोगे? रोकोगे फ्रिक्शन से ना। यस सर। तो असली में रस्सी इसके हाथ पे कौन सा फोर्स लगा रही है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। पर हम क्या बोलते हैं, रस्सी कौन सा फोर्स लगा रही है? टेंशन लगा रही है। ओके बेटा, स्ट्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन कहेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि अंदर कुछ और चल रहा है। ओके बेटा? ओके। ओके सर। सो आदमी पर, मैन पर इसने स्ट्रिंग ने टेंशन T1 लगाया, डोंकी पे स्ट्रिंग ने टेंशन T2 लगाया। तो इसमें क्या खास चीज सीखी कि रस्सी फोर्स लगाती कैसे? तो रस्सी सर दोनों एंड्स को, अपने दोनों एंड्स को अंदर की तरफ खींचती है। हाँ या ना? यही था ना? ये डोंकी था, ये मैन था। हालांकि दोनों फोर्सेस टेंशन नहीं है, बट टेंशन के इक्वल होंगे, थोड़ी देर में हम देख लेंगे। ठीक है। तो इधर T2 इधर T1, राइट? समझ में आई बात? लेकिन यस लेकिन ये दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं? तो अलोंग द स्ट्रिंग लग रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर की तरफ। स्ट्रिंग ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है। और स्ट्रिंग पर फोर्स कैसे लग रहा है? तो स्ट्रिंग पर फोर्स इधर T1 लग रहा है और इधर T2 लग रहा है। हाँ या ना? क्लियर है स्ट्रिंग के फोर्स क्या हो रहे हैं? बाहर कैसे फोर्स लग रहा है? मतलब तीन चीजें सीखी हमने। क्या? स्ट्रिंग पर बाहर से कैसे फोर्स लगा, स्ट्रिंग ने बाहर फोर्स कैसे लगाया,
और स्ट्रिंग के अंदर फोर्स कैसे आ रहा है। तीनों चीजें देख ली, हाँ या ना? यस यस सर। समझ में आई बात? ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कि गड़बड़ है इसमें? सर, डंकी वाला में तो एरो भी बाहर जाता होगा। बेटा एक यहां बनाया था मैंने एरो अंदर, जो दिख नहीं रहा है इतने, ये और नहीं दिख रहा है। कौन सा कलर यूज करूं वहां पे? ब्लैक दिख नहीं रहा, व्हाइट ट्राई करते हैं। ये दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा। इस पे कोई कलर नहीं दिख रहा, बट डोंकी पर रस्सी जो है उस तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है ना? इसलिए मैंने यहां अलग से बनाया है ना। तो रस्सी जो है वो रस्सी के अंदर कितना फोर्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हमने देख लिया। रस्सी बाहर के ऑब्जेक्ट्स पे, अपने दोनों एंड्स पे कैसे फोर्स लगा रही है, ये हमने देख लिया। और रस्सी के ऊपर बाहर के ऑब्जेक्ट्स क्या फोर्स लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये भी हमने देख लिया, है ना? हाँ या ना? यस देखो, अब हम लोग बात करते हैं एक आइडियल स्ट्रिंग की। किसके बारे में बात करेंगे? आइडियल स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। आइडियल स्ट्रिंग कैसा होता है? तो मासलेस होता है। आइडियल स्ट्रिंग कैसा होता है? सबसे पहले मासलेस। जब हम फिजिक्स में आइडियल स्ट्रिंग लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मासलेस। दूसरा, इन एक्सटेंसिबल। इस इन एक्सटेंसिबल जो वर्ड है, इसका यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देख चुके हैं कि नहीं? यस सर। कहां पर? कांस्टेंट मोड। कंस्ट्रेंट मोशन में देखा था, राइट? यस याद है वो कि भूल ही गए कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है नहीं सर यार। है ना? और मासलेस का यूज अभी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई मासलेस स्ट्रिंग है। हमने पिछले पेज पे डायग्राम कैसे बनाया? हमने बोला सर इस मासलेस स्ट्रिंग पर इधर T2 लगा, इधर T1 लगा, है ना? तो इस पे इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है लेट से T2। एंड लेट से स्ट्रिंग मूव कर रही है, कभी कभार रेस्ट पे भी रह सकती है, कभी मूव भी कर सकती है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर नेट फोर्स T1 माइनस T2 है, that has to be equal to mass into acceleration. Now as mass is 0, T1 is equal to T2, हाँ या ना? यस सर। इतना ही नहीं, अगर मैं रस्सी के दो टुकड़े कर दूं, अगर मैं रस्सी के दो टुकड़े कंसीडर करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? इधर लग रहा था T1, इधर लग रहा था T2। ये तो बढ़िया था, इसमें तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। बीच में दोनों टुकड़ों पे टेंशन इक्वल लग रहा है, मान लेते हैं उसको T। यही माना था ना हमने पिछले केस में? माना था कि नहीं? यस तो देखो, अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी ये है ना? रस्सी तो साथ में जाएगी, टूटी नहीं रस्सी, हम रस्सी को तोड़ नहीं रहे, ओके? तो यहां के लिए मैं क्या कह सकता हूं? सर लिख सकता हूं T माइनस T2 इज इक्वल टू M1A। नो रस्सी इज मासलेस, दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू T2, हाँ या ना? और इसके लिए क्या लिख सकता हूं? T1 माइनस T इज इक्वल टू M2A। अच्छा, मैंने इसका मास M1 बोल दिया, इसका मास M2 बोल दिया, जबकि उल्टा करना चाहिए था। दिस मीन्स क्योंकि M1 0 है, इसलिए T इज ऑल्सो इक्वल टू T1, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। मतलब रस्सी के अंदर किसी पॉइंट का टेंशन रस्सी के लगने वाले दोनों एंड्स के टेंशन के बराबर होता है। मतलब T1 और T2 भी इक्वल है। हमने क्या देखा? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, राइट? तो रस्सी के अंदर हर एक पॉइंट पर जो टेंशन है वो इक्वल होगा। ये कब होगा? फॉर मासलेस सिस्टम, राइट? अगर स्ट्रिंग के पास मास हुआ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हाँ या ना? यस सर, पर हम लोग नॉर्मल लाइफ में तो स्ट्रिंग के पास मास होता है। लेकिन आइडियल स्ट्रिंग के पास मास नहीं होता। ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्यों ऐसा ये चीज पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जिस स्ट्रिंग का यूज ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए करने वाले हैं, उस स्ट्रिंग का मास
ऑब्जेक्ट्स के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होने वाला है, हाँ या ना? यस तो उसको हम निग्लेक्ट करते जाएंगे हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, ओके बढ़ूं आगे। यस फिजिक्स में हमारी स्ट्रिंग में एजम्पशन है कि स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। अगर ये तो इनएक्सटेंसिबल का यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंस्ट्रेंट मोशन में, मतलब उसमें लेंथ में जरा सा ही फर्क नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर स्ट्रिंग को खींचोगे थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। यहां पर स्ट्रिंग मासलेस भी है, ठीक है, तो मासलेस होने से क्या हो गया, हर जगह पे टेंशन सेम हो, हाँ या ना? यस Yes, sir. चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अच्छा क्या कर रहा था, चलो फोर्स ऑफ टेंशन आ गया ना आप लोगों को, समझ में आ गया ना टेंशन का फोर्स कैसे लगता है? यस सर यहां पर इस डायग्राम में क्या हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम में जितने फोर्स से ये लड़की स्ट्रिंग को खींच रही होगी, उतना ही फोर्स से स्ट्रिंग इस लड़की को खींचेगा, और उतनी ही फोर्स से स्ट्रिंग इस वॉल को भी खींचेगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है ना? यस सर और बदले में ऑब्वियसली स्ट्रिंग पर इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर स्ट्रिंग पे इधर फोर्स लग रहा होगा, है ना? यस कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो फिर एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करके बता दो मेरे को। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मतलब आप लोगों को खुद से ही बनाना है। ये मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये रस्सी है, और मैंने क्या किया, इस ब्लॉक 1 को ऐसे खींचा फोर्स F से, तो इस पे लगने वाले 1 और 2 पे लगने वाले सारे फोर्सेस मुझे ड्रॉ करके दिखाई, सारे फोर्सेस। इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो। वन पे क्या क्या फोर्स लगेगा? एक तो नॉर्मल फोर्स ऊपर एक की तो F तो तरफ होगा ही होगा, लगता है F तो होगा ही होगा, और क्या होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल French. ऊपर की तरफ, नॉर्मल पीछे की तरफ। टेंशन 2 पे क्या लगेगा, आगे तरफ एफ T। F कहाँ से उड़ के आएगा क्या यहाँ पे, Yes, sir. नीचे की तरफ, M2 N2G. और इधर, N2 N2. है ना? सर पर F लगा ले तो वन पहला ब्लॉक हिलेगा तो दूसरा ब्लॉक भी उस डायरेक्शन में तो हिलेगा पहला ब्लॉक हिलेगा, दूसरा ब्लॉक क्यों हिलेगा, इस रस्सी की वजह से हिलेगा ना। यस तो रस्सी फोर्स लगा रही इसलिए नहीं हिला, इस टेंशन T की वजह से हिलेगा, और क्यों हिलेगा? सर तो F इक्वल्स क्यू हो जाएगा नहीं, क्यों होगा, अपने मन से क्यों इक्वेशन बना रहे हो? आपने आपने जो रूल्स पढ़े हैं वो सब, फोर्स उड़ के नहीं आता है भाई, ये पता नहीं कहां से कंफ्यूजन आता है, क्यों आप लोग कैसे सोचते हो फोर्स के बारे में, मुझे ऐसा समझ ही नहीं आया। हम लोगों ने इससे पहले नॉर्मल के केसेस निकाले थे ना, यस सर क्या आपने बोला था सर यहाँ वाला फोर्स यहाँ उड़ के चला गया? नहीं ना, नहीं ना। ये मतलब ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैं यहाँ पे फोर्स F लगा दूंगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स यही F लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, बट वो इस F के बराबर होगा कि नहीं होगा तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर। इनफैक्ट आप नहीं होता मान के चलेंगे, अंत में अगर आगे बढ़ गया इक्वल तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो टेंशन कैसे एक्ट करता है समझ में, ध्यान दीजिएगा, अपने मर्जी से फोर्स यहाँ का यहाँ उड़ा के नहीं लेके जाना है, ठीक है ना? Yes, sir. यस चलो आगे बढ़े। Yes, sir. तो यहाँ पे बताइए इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या करेंगे सर, इस पे नीचे लगा mg, ऊपर लगा टेंशन T, तो क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, T माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। मैंने ऊपर प्लस ले लिया था, नीचे माइनस ले लिया, दैट मीन्स T इज इक्वल टू mg। कहानी खत्म, हाँ या ना? Yes, sir. जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं। यहाँ पर यही टेंशन फोर्स से ये वॉल को नीचे भी खींचेगा, ध्यान रखना है ना? Yes.
इसीलिए वॉल रस्सी को ऊपर खींचेगी और रस्सी नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये दोनों टेंशन इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये स्ट्रिंग मासलेस है। ओके, चलो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का मास होता, इफ स्ट्रिंग हैड मास स्मॉल एम, तो क्या करते आप? सर कुछ नहीं करते, ये जो ब्लॉक है कैपिटल एम वाला, इस पर सर नीचे फोर्स लगता है कैपिटल एम जी, इस पर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ T1, यहां जो रस्सी है इस रस्सी पर नीचे फोर्स लगता है T1, ऊपर फोर्स लगता है T2, और नीचे की तरफ एक और फोर्स लगता है, कौन सा, कितना, स्मॉल एम जी। यस और नो? यस सर। है ना? तो इस बार मैंने टेंशन अलग अलग कर दिया क्योंकि रस्सी के पास मास है ना। क्या लिखूंगा? T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। ये तो ब्लॉक के बारे में बात आ गया, है ना। T1 Yes. कितना हो गया? mg। और अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा सर? T2 माइनस स्मॉल एम जी माइनस T1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू T1 प्लस एम जी। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, क्योंकि स्मॉल एम T1 के वैल्यू में पता है ना। तो Yes. नीचे टेंशन अलग होता, ऊपर टेंशन अलग होता, दोनों की वैल्यू हमने निकालनी। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि हम लोग मासलेस स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मासलेस स्ट्रिंग के बारे में ही जीवन भर बात करेंगे, चीजों को आसान रखने के लिए मासलेस स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर? Yes sir. चलो आगे बढ़े। सर एक सर स्ट्रिंग का अगर मास होगा तो फिर इक्वेशन का और कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए? क्या? अब ज्यादा स्ट्रिंग रहा तो अगर हम लोग सबका मास लेने लगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना क्वेश्चन, और वो मास होगा इतना छोटा कि उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, है ना। सर आप लास्ट टाइम क्या लिखे सर? ये वाला या लास्ट में ये वाला? सर एकदम लास्ट में। T1 की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, खुद से सॉल्व कर लो, है ना। यस सर हो गया। चलो, चौथा फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स। इसके बारे में बहुत बाद में चर्चा करेंगे, अभी बस एक बार इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं। स्प्रिंग ना बड़ी निराली चीज है। स्प्रिंग को अगर खींचो बोलते नहीं मुझे छोटा होना, मुझे छोटा होना है, और दबाओ तो नहीं मुझे फैलना है, मुझे फैलना है, हाँ या ना। यस सर। तो अब वो स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाता है? समझिए, किसी भी स्प्रिंग को अगर आप बिना छेड़े छोड़ दोगे, मतलब हम लोग स्प्रिंग भी कैसा मानते हैं, स्प्रिंग हम लोग लेते हैं मासलेस। स्प्रिंग हम लोग कैसा लेते हैं? मासलेस लेते हैं। ओके बेटा, चलो किसी भी स्प्रिंग को अगर आप कंसीडर करोगे, मान लेते हैं इस स्प्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर उसको आप छेड़ोगे नहीं, अकेले छोड़ दोगे, तो कुछ ना कुछ तो उसकी लेंथ होगी ना, हाँ या ना। यस सर। उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? एल नॉट, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं एल नॉट से। एल नॉट क्या है? तो सर एल नॉट है आपकी नेचुरल लेंथ। क्या है? समझ में आई बात, है या ना। यस सर। अब अगर मैं इसके ऊपर एक मास टांग देता हूं, एम मास, तो मैंने देखा इसमें एक्सटेंशन आया एक्स, और वैसे ही अगर मैं दो मास लटका देता हूं तो मैं देखता हूं एक्सटेंशन आया है 2x। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचो वो उतना ही ज्यादा फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है, वो एक नंबर की ढीठ है, उसको हिलना ही नहीं अपनी जगह से, अपनी लेंथ उसको चेंज ही नहीं करनी। तो क्या होगा इस ब्लॉक के ऊपर? इसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना? स्मॉल एम जी। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? के एक्स। समझ में आई बात? एक्स क्या है आपका? इफ लेंथ एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एक्स हो जाए, इस केस में लेंथ कितनी हो गई? एल नॉट तो थी यहां तक, प्लस एक्स और आ गया कि नहीं आ गया?
यस Yes, सर। sir. तो अगर लेंथ एल नॉट प्लस एक्स हो जाए तो ऐसे में आप एक्स को क्या बोलेंगे, एल माइनस एल नॉट जो है ये क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ओके बेटा। ओके सर। तो सर ये मतलब लेंथ, इतना लेंथ बढ़ा है। हाँ, ऐसे में आपका जो फोर्स लगता है ना बेटा, जो फोर्स बाय स्प्रिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन स्प्रिंग के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, फोर्स बाय स्प्रिंग कितना होता है सर, ये माइनस के एक्स होता है। माइनस किस लिए, क्योंकि फोर्स एक्स के अपोजिट डायरेक्शन होता है, एक्स नीचे फोर्स ऊपर है। ये के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। हर एक स्प्रिंग के लिए इस के की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके। यस सर। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उल्टे तरफ में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सटेंशन नेगेटिव हो गया मतलब कंप्रेशन हो गया, यस सर। तो उस केस में फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, कहने का मतलब लेंथ बढ़ाए, अगर आप लेंथ खींच के बड़ी करते हो तो फोर्स लेंथ को घटाने के लिए लगेगा, और अगर आप दबा के छोटी कर देते हो तो फोर्स लेंथ को बढ़ाने के लिए लगेगा। दोनों ही फोर्स कितने होंगे, के एक्स के बराबर होंगे, जहां एक्स क्या है, चेंज इन द लेंथ। ओके बेटा, हाँ या ना सर कंप्रेशन करेंगे तब Yes, तो sir. के एक्स हो जाएगा। बेटा, माइनस के एक्स ही रहेगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो लेंथ के लॉन्ग हो जाएगा। अब चीजों को समझे, मतलब देखो ध्यान करो, इस तरीके से वो मत पकड़ो, बाल की खाल उधेड़ने उधेड़ने की कोशिश मत करो। वैसे उधेड़नी होती है हमें, लेकिन अभी मत करो, उस पर आएंगे हम दोबारा से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी स्प्रिंग की लेंथ मान लेते हैं एल नॉट थी, और आपने इसे दबा दिया, यहां पहुंचा दिया, तो एक्स तो ये हो गया ना अब, आया ना। यस सर। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो फोर्स अभी माइनस के एक्स है। एंड दूसरी बात, एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए केस सेम होता है, ठीक है। ओके बेटा, इसको हम यस। कहते हैं हुक्स लॉ। इस इंसान ने न्यूटन को बहुत तंग किया था, ठीक है। क्यों सर? जब न्यूटन के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। समझ में आई बात। यस सर। Yes, sir. तो स्प्रिंग का फोर्स भी क्लियर है ना। Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके सर। अगर ये के एक्स एम जी से छोटा है, लेट से ये के एक्स एम जी से छोटा है, तो ऐसा नहीं है कि के इंटू एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एम जी के बराबर हो जाएगी, नहीं। एम जी अगर बड़ा है ना तो ये और एक्सटेंड होगा, एक्स इंक्रीज करेगा, जिससे फोर्स बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली फोर्स चेंज नहीं होगा। ओके बेटा, मतलब इस स्प्रिंग का जो फोर्स है ये एम जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके एक्सटेंशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर आप इस पे फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही एक्सटेंशन बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली फोर्स उस एम जी के बराबर हो जाएगा, वो अलग कहानी है। पर फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग का, तो एक्सटेंशन पे या फिर कंप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके बेटा, यस सर। ठीक है। चलो, इस पे आएंगे बाद में, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, तो आ जाते हैं फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। सारे फोर्सेस देख ले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। अब न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ के बारे में हमें आइडिया है ही है, फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं न्यूटन का, बचपन से पढ़ रहे हो, बताओ। सर अभी बोलेंगे सर, अब फिर बोलेंगे 300 गलती हो गया। तो वही तो बात है। सर बुक में एकदम जो लिखा है वो वाला डेफिनेशन सर। बेटा बुक वाला डेफिनेशन तो मेरे को भी याद नहीं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट विल until रिंग, and
remain at rest and an object in motion will continue its motion with सेम, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप सीधे यहां पे वर्ड यूज कर सकते हो वेलोसिटी, तो आपका जो डेफिनेशन है थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना, फर्स्ट लॉ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वैसे क्या लिखता है वो, विथ सेम स्पीड अलोंग सेम लाइन, आप अलोंग सेम लाइन बचा सकते हो, विथ सेम वेलोसिटी until and unless an external force acts on it। समझ में आई बात? Yes. एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो मूव ही करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? सेम वेलोसिटी से, मतलब इन अलोंग सेम स्पीड, अलोंग सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना, अनलेस एन नहीं बोलना चाहिए, अ नेट एक्सटर्नल बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। है ना। अच्छा, मैंने आपको इंटरनल फोर्स के बारे में बताया था पहले, पिछली क्लास में बात करी थी क्या इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बारे में? यस सर, जो सिस्टम के Yes, अंदर sir. फोर्स है। और ये बताया था इंटरनल फोर्स का नेट इंटरनल फोर्स 0 होगा, ये सब बताया था। नो एक्चुअली आप लोगों का और क्लास 9 का सेम चैप्टर चल रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि उनको क्या बताया आपको क्या बताया। नहीं सर, आप बोले थे सिस्टम कैसे मानते हैं, सिस्टम के अंदर जो भी फोर्स लगेगा उसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे और उसके बाहर जो है उसको ठीक एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक, चलो ये समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. वैसे आपको एक चीज बताए थे, नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हमारे सिस्टम में ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 1 और 3 एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या, कौन सा फोर्स कहलाएगा? इंटरनल फोर्स कहलाएगा, हाँ या ना? यस। Yes, sir. 1 और 2 एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? इंटरनल फोर्स कहलाएंगे। 2 और 3 एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे क्या कहेंगे? कहलाएंगे इंटरनल फोर्स कहलाएंगे। नाउ ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, तो नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। यस और नो? यस अगर आप ऐड करने जाओगे इन वेक्टर्स को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों Yes. कैंसिल हो जाएंगे। सर, इसलिए मतलब इंटरनल फोर्स के अंदर जो भी पार्टिकल लगाता है एक दूसरे पे फोर्स, वो सब लास्ट में कैंसिल हो जाता है। मतलब सिस्टम के अंदर ही कई अगर आप फोर्सेज लोगे तो आपस में हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। इंटरनल नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, नेट इंटरनल फोर्स हमेशा 0 होता है। ओके बेटा, प्रूफ कर दिया ना यार। यस। अब इसका मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बुक में देख लेना, ठीक है। मैंने 3 पार्टिकल्स के लिए प्रूफ किया है, वो n पार्टिकल्स के लिए प्रूफ कर देंगे यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, इसी बात को बोलने का मैथमेटिकल लैंग्वेज है। आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, इस फर्स्ट लॉ को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। Inertia. यस। क्यों क्यों देते हैं ये नाम? क्योंकि ढीठ बना है ना, जो कर रहा है वही करता रहेगा, है ना, Yes, sir. जब तक लात ना बढ़े, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, इसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या? ढीठ है हमारे ऑब्जेक्ट्स, जब तक लात ना मारेंगे तब तक कुछ ना करेगा, जो कर रहा है वही करता रहेगा, है ना। समझ में आई बात?
सो Yes. इनर्शिया एंड टाइज बचपन में पढ़ा हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पता है कि नहीं पता? ये तो पता ही है ना, Yes, sir. जो रेस्ट पे हो रेस्ट पे ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो मूव कर रहा है वो मूव ही करता रहेगा along with सेम स्पीड along सेम डायरेक्शन। इन दोनों के एग्जांपल बता सकते हो? Yes, moving in a bus. अगर अचानक से रुकता है तो फिर हम्म हम लोग आगे भी कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन के सर अब कारण। क्रिकेटर जब सर अब बॉल पकड़ता है तब चलो सिंपल एग्जांपल देते हैं, दो सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है। बस में आप बैठे हो, बस सडनली स्टार्ट कर गई तो आप पीछे की तरफ झुकते हो। क्यों? क्योंकि जब बस चलने लग गई तो क्या हुआ, बस पे आप बैठे थे, बस आपके लेग्स को और बॉटम्स को लेके आगे बढ़ गई और आपका सर वहीं रह गया, तो आप पीछे गिरे। यस सर। ड्यू टू इनर्शिया सर वहीं रह गया। समझ में आई बात? है ना? Yes. यस सर। वहीं अगर बस में सडन ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होता है? अब क्योंकि आप बस की सीट पे बैठे हो, आपके बॉटम्स और आपके लेग्स जो है वो बस का कांटेक्ट में है, वो तो तुरंत रुक गए, और आपके सर को रोकने वाला कोई नहीं था, तो सर थोड़ी देर बाद रुका, आगे चला गया, गिर गया, झुक गया आगे की तरफ। आया ना? Yes. तो पहला वाला इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, जो रेस्ट पे था वो रेस्ट पे रहना चाहता था, इसलिए सर रेस्ट पे रह गया, बाकी बॉडी आगे निकल गई। दूसरा है मोशन का, क्योंकि आप मूव कर रहे थे, सडनली रुक गए तो सर आगे निकल गया। है ना? Yes. इसीलिए चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। क्यों? चलती ट्रेन से अगर आप कूद जाओगे तो जैसे ही कूदोगे पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है, पैर रुक गए और सर को रोकने वाला कोई है नहीं, तो लाला जी गिरे धड़ा, मुंह से निकला हाय राम। है ना? Yes. यस सर। चलो आगे बढ़े। Yes. यस सर। अब देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को प्रूव किसने किया था? मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? Galileo. गैलीलियो ने दिया था। पता है कि नहीं पता आपको ये? Yes. यस सर। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसने? उसने एक बॉल को ड्रॉप किया एक इंक्लाइन प्लेन से और उसको दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ने दिया, तो उसने देखा कि जो बॉल है वो अपने ओरिजिनल हाइट को अचीव कर गई। है ना? बॉल अपने ओरिजिनल हाइट तक चढ़ जाएगी, राइट? तो उसने बोला अच्छा बढ़िया बात है, काम करते हैं, ये जो एंगल इसको चेंज करके देखते हैं। तो उसने इसको थोड़ा सा झुका दिया, इंक्लाइन प्लेन ऐसा हो गया। है ना? तो देखा इस पर भी बॉल सेम हाइट तक आ गई, मतलब बहुत बढ़िया बात है। इसको थोड़ा और झुका के देखते हैं, तो बोला इस पर भी बॉल सेम हाइट पे आ गई। तो उसने बोला अच्छा एक काम करते हैं, इसको पूरा झुका देते हैं, पूरा हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो बॉल को उसी हाइट तक जाना है, तो बॉल जा रही है उस हाइट तक, जा रही है जा रही है जा रही है और जाती चली जाएगी। है ना? Yes. तो इन थ्योरी ये बॉल कभी नहीं रुकेगी। Yes. मतलब क्या है? इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन along सेम डायरेक्शन until and unless someone stops it। Yes. है ना? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसने दिया था? Galileo. ये क्या मजाक है? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाज गिवन बाय गैलीलियो? ऐसा कभी सुना है? No, sir. हम्म फिर उसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्यों कहते हैं? उसका कारण कुछ और है। क्या कारण है बता? गैलीलियो ने खाली एक्सपेरिमेंट किया। नहीं, उसका कारण ये है, ठीक है? Okay. समझ में आ गई बात? चलो, अबे इस सब में क्या पढ़ना कि क्यों नाम क्या पढ़ा है ना, बस नाम है, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। चल, कॉपी हो गया? No, sir, एक मिनट। ये कॉपी नहीं करना है। सर वो नहीं कॉपी कर रहे, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कॉपी। ठीक है, पता है लाल, आप लोग ये फोटो बना रहे हो अपने, पता नहीं कैसे बनाओगे। सर गैलीलियो ने ये भी बोला था क्या कि अर्थ सन के ज्यादा घूमता है, सन नहीं घूमता अर्थ के साथ। गैलीलियो ने इसको मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म कर दिया। नहीं, कंफर्म तो बाद में हुआ था, केपलर ने किया था। वैसे आपको बता दूं, न्यूटन जो है ना गैलीलियो का स्टूडेंट था, ठीक है? मतलब गैलीलियो न्यूटन का एक, हर एक बंदे के बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं ना, गैलीलियो वाज वन ऑफ द प्रोफेसर जिनके अंडर न्यूटन काम किया था, ठीक है? ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। हो गया? चलो,
डायग्राम देख के इनर्शिया की फील आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? यस सर। सर बड़ा जानलेवा होगा। सर बहुत तेजी से ट्रक आ रहा है, जा रहा होगा, अचानक अचानक से ब्रेक लगा दिया होगा। हाँ, समझ में आई बात? इनर्शिया क्या होती, समझ में आ गया? यस सर। इस ट्रक वाले ने पढ़ा नहीं था पहले, ड्राइवर ने, क्या करेगा, है ना? है ना? यस सर। ड्राइवर ने पढ़ा होता तो उसका ट्रक जिंदा होता आज। चलो आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया क्या होता, क्लियर है ना एकदम? इनर्शिया के Yes. एग्जांपल जानने हैं यस। और एग्जांपल देखना है इनर्शिया के। देखो, समझ में आ रहा है यस सर। क्या हो रहा है? भैया अपने इंडिया में इतनी मशीन तो नहीं होती। यहाँ पे क्या किया, एप्पल तोड़ने तो पूरे के पूरे पेड़ को हिला दिया। इससे क्या हुआ, जब एप्पल का मोशन हुआ फिर सडनली उसका मोशन उल्टे डायरेक्शन में चेंज किया गया, तो इनर्शिया की वजह से एप्पल छूट गया। जैसे अपना सर आगे बढ़ता रहता है, एप्पल आगे बढ़ता चला गया और टूट के गिर गया, है ना? यस सर। समझ में आई बात? तो सर और एक फ्रूट, बार बता दीजिए। हमने एप्पल को के ट्री को शेक कर डाले, डाली को शेक करके फ्रूट तोड़ा है कि नहीं तोड़ा कभी? यस। नहीं तोड़ा होगा, है ना? क्योंकि हम तो मोबाइल में लगे रहते हैं सर। जिस उम्र में हम ये सब कर सकते थे उस उम्र में तो हमने मोबाइल में बिता दिया वो वाला उम्र, है ना? नो सर, मैं नानी घर में है। तो आप जब उसको पेड़ को शेक करते हो तो उससे फ्रूट्स वगैरह गिरते हैं। यस सर। यस सर। तो वही कर रहा है ये। क्यों गिरते हैं? क्योंकि मान लेते हैं आपने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो पेड़ उस तरफ जा रहा है, साथ में एप्पल उधर जा रहा है, सडनली आपने पेड़ को उल्टा खींच लिया तो इनर्शिया की वजह से एप्पल उधर ही जाता रह गया और आपका पेड़ इधर आ गया, है ना? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। और ये देखो, है ना? समझ में आया? यस सर। सेम प्रिंसिपल है ना? यस सर। यस और नो? यस सर। सर कितना धूल है सर, धूल उधर ही रहना चाहिए, आदमी उधर। तो जब कारपेट की डस्टिंग कर रहे हो तो सेम पेड़ वाला प्रिंसिपल काम कर रहा है, झटके दे रहे हैं इसलिए निकल जा रहा है। झटके देने का मतलब क्या? सडन चेंज इन वेलोसिटी, सडन चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनर्शिया काम करेगी, राइट? यस। है ना? चलो, और अगर आप डंडे से पीट के भी तो डस्टिंग करते हैं गद्दे की, कि नहीं करते हैं? ये तो कारपेट था। मान लेते आपको Yes. मैट्रेस का कोई डस्टिंग करनी तो क्या उसको पकड़ के झाड़ोगे? नो। क्या करोगे? डंडे से पीटते हैं, उसकी डंडा कोटाई करते हैं, है ना? यस सर। और यस सर। क्या होता है जब आप कूटते हो तो जैसे ही डंडा स्टिक उसको पड़ेगा, जिस पोर्शन पे स्टिक आके टकराया वो पोर्शन तो सडन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई यस सर। और उसके अगल बगल वाले पार्टिकल जो धूल के थे वो अपनी जगह पे रह गए इनर्शिया की वजह से, हाँ या ना? यस। यस सर। ये वाला एग्जांपल तो सब लोग जानते ही हैं, है ना? सब लोग जानते ही हैं ये वाला एग्जांपल, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये देख रहे हो, चम्मच से घुमा के दूध को, चम्मच हटा भी दो थोड़ी देर तो घूमता रहता है ना दूध, यस सर। यस सर। इनर्शिया की वजह से। और ये तो पता ही है, ओलंपिक्स आ रहे हैं, है ना? यस सर। ठीक है, जंप कर सकता है आप में से कोई इतना? सर गिर सकते हैं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल सबको मालूम ही है, यस सर। यस सर। कि बताना है किसी को? और इसका एक अच्छा, इसी का एक एडवांस एग्जांपल, समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस ओ, सर। इसलिए घर पे ट्राई मत करना, ओके? जब बोलोगे प्रवीण सर ने कहा था और कुटाई मेरी हो जाएगी, है ना? सर पर ये तो सही है सर पर ये तो गिर गया। हाँ वही तो कह रहे हैं। सर ठीक से टेक्निक और एंगल हाँ, पे करनी। तो ये क्यों गिरा? क्योंकि ये नूब है, सर मास है। यस सर। ये नूब है, इसको कुछ नहीं आता इसलिए गिर गया, है ना? अगर सही से Yes. करती तो क्या होता?
ये होता है ना। यस ये क्या है, ये नूब नहीं है, राइट। ये एक्सपर्ट है क्या? सर प्रो। नहीं बेटा, ये बिगिनर ही है। देखो कितना खुश हो रहा है पहली बार करके, देखो कितना खुश हो रहा है, देख रहे हो चेहरे के एक्सप्रेशन, देखा करो, है ना। यस ये बिगिनर ही है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। और इसके ऐसे लोग क्या करते हैं ना, किसी के घर पैसे लेके चले जाते हैं शो परफॉर्म करने, और उनके घर में पता है क्या करके आते हैं? हम्म। सर पैसे दे के आए। नहीं, ये करके आते हैं, देखो। यस है ना। यस सर। समझ में आई बात? सर ये तो बहुत खराब हो गया। सर बच्चा है हॉस्पिटल में। तो इसलिए ऐसे अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। ओके सर। तो ये कैसे लोग हैं? ये तो खैर, ये तो फेल हो गया गजब, ठीक है। सर टेक्निक ठीक था पर इनका देखो, ये देखो, ये है अपने स्टड लोग, है ना, है ना। नहीं सर, चादर टायर में फंस सकता है। तो वो तो हट गया ना, इसलिए आपके ऐसे में तो सच में फंस सकता है, टायर में फंस सकता है। देखो यस। तो, देखो कनेक्ट करने की टेक्निक देखो कैसे फंसेगा, ओह यस। ठीक है। सर बट ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है? करके दिखाया ना, आपके सामने है ना, है ना। सर अचानक से बहुत ज्यादा स्पीड पे चल गया। हाँ, दीज गाइज आर लेजेंड्स, राइट। यस सर। यस सर। और क्या हो सकता है, ये देखो। ओह, समझ में आया क्या हुआ? वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। सर टेबल क्लॉथ चेंज हो गया। टेबल चेंज हो गई, सॉरी यस सर, टेबल। है ना। सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो सर इनर्शिया ये से, असली लेजेंड है। हाँ, ये लेजेंड नहीं है, ये एपिक है, सब आप उससे और आगे है ना। तो इससे सर ऊपर कुछ हो सकता है टेबल क्या? क्लॉथ का भी कितना सारा ट्रिक होता है। इससे ऊपर कुछ और हो सकता है क्या? सर 3 टेबल। ये देखो, सर ये क्या है? ट्रिक है, इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया नहीं है, ये ऐसे ही है, ये गॉड लाइक है लेकिन, है ना। सर टेबल ही हटा दिए। चलो सर समझ में अभी आया। ये लटक रहा है। खैर जो भी है, ये तो फालतू अपन टाइम पास कर रहे थे कुछ देर से, पर इनर्शिया समझ में आ गया क्या होता है, पहले से पता था, वापस से क्लियर हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर ऐसा हैकर का ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? ये खुद से सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो, दूसरा क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तो पता ही आप लोगों को, सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं ना। यस। मूव करेगा तो वेलोसिटी चेंज करे, टर्न करने में भी वेलोसिटी चेंज होती है, राइट। चलो, तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनर्शी मतलब हम लोग जब रेस्ट में होगा ना, उस केस के बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है, सिस्टम जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, अगर कुछ कोई छेड़ेगा नहीं तो, ठीक है। समझ में आई बात? जीरो है और रेस्ट पर भी है सिस्टम, दोनों चीजें। ओके बेटा, इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको कहते हैं? तो वो पोजीशन जहां पर इक्विलिब्रियम में रह सके ऑब्जेक्ट, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ओके बेटा, यस। चलो। तो ये जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जो टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक चुपचाप पड़ा रहेगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, है ना। तो हमें इस केस में इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स बताना है, अगर इसका मास कैपिटल एम है तो। ओके, अब मुझे पता है आप सब लोग इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, है ना। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, राइट, आया ना। अब इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स नहीं कर लोगे, कितना होगा? कितना होगा?
mg होगा कि नहीं होगा? क्या यार, मुझे तो लगा था आप लोग ऐसे ही बता दोगे सर क्या करा रहे हो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं अभी हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भैया? बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ इस चैप्टर का, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अगला 3 मिनट। सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके, तो स्टेप्स क्या है, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, पर किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो कि इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके स्टेप सुनिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम सिर्फ इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब पता सोचो सही कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। क्या क्या लगेगा सर? सबसे पहले तो इसके ऊपर एक लग रहा होगा mg, है ना? हाँ है ना? यस सर। और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा सर? एक टेबल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, राइट? और तो कोई फोर्स है नहीं। इन जब फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो पहले नॉन कांटेक्ट और फिर कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में सोचिए, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, कोई छूटेगा नहीं फिर। ठीक है, नहीं तो कई बार फोर्सेस छूट जाते हैं हमसे गलती से। ओके बेटा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। एफबीडी क्या होता है? एफबीडी का मतलब होता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ऐसा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको आप सराउंडिंग से फ्री कर दीजिए, मतलब उसके पास आसपास में कोई नहीं रहे उसको। आप अभी के लिए आप सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, पॉइंट से आप उसको रिप्रेजेंट करिए। बाद में हमें असली का शेप भी बनाना पड़ सकता है, इस चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर्स में। तो हमने क्या किया यहां पर, इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया और हमने कहा इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। हो गया इसका एफबीडी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? यस। और कुछ नहीं बनाना, सिर्फ उस पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करने। उसके पास में टेबल है, रस्सी है, एक और पुली है, मतलब नहीं। ठीक है, एफबीडी बना दिया। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? यस। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? सिलेक्ट कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करिए जिसमें आपको फायदा दिखे। इस केस में तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने ऊपर की तरफ प्लस ले लिया, नीचे की तरफ माइनस ले लिया, क्योंकि एक सारे फोर्सेस एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं कुछ और। आया ना? यस सर। क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं, मैंने चुपचाप अब उसी लाइन के लॉन्ग एक को प्लस एक को माइनस मान के कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो जो जो स्टेप्स है मैं यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ। फोर्स आइडेंटिफाई किया, एफबीडी बनाया, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एंड अप्लाई। रिजॉल्व करना है मतलब कंपोनेंट्स करना है। यहां तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, सारे एक स्ट्रेट लाइन में है ना। यस सर। तो ये स्टेप अपना ऑलरेडी गिवन है। एंड अप्लाई, अप्लाई क्या करना है? नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0 फॉर ईच बॉडी। यहाँ पे एक ही बॉडी है ना, तो क्या करेंगे? नेट फोर्स ऑन ईच बॉडी इज 0 बोथ इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। यहाँ तो एक ही डायरेक्शन ही है, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू 0। चलो इक्वेशन लिख ली। अब क्या करें? सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। बहुत बढ़िया बात है। दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू mg। सारी स्टेप्स फॉलो हो गई, हाँ या ना? यस सर। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। ऑब्वियसली मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जरूर कराऊंगा आगे के क्वेश्चंस में, फिलहाल के लिए आप यही स्टेप्स, लेकिन इन स्टेप्स से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा करने के लिए छोटे मोटे मॉडिफिकेशन मैं बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर।
समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? कॉपी कर लिया? यस। ये स्टेप्स भी कॉपी करने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना तो ये स्टेप सामने रख के सॉल्व करना है आपको। अगर आप स्टेप स्किप करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या बिना स्टेप्स लिखे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये आपकी बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। ठीक है, समझ में आई बात? आज की डेट में भी अगर आप मेरे को कोई भी नया क्वेश्चन दे दोगे ना, पुराना क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मेरे को ऑलरेडी रटा हुआ सा है, बहुत बार कर चुका हूं, मेरे को मालूम है कैसे कैसे डायग्राम बनेगा, क्या क्या इक्वेशन बनेगी, ऑलमोस्ट हल्का फुल्का दिमाग में बन जाती डायग्राम, उसमें मैं भले ही शॉर्टकट में मैं फटाफट इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दूं, बट अगर आप मेरे को कोई भी नया क्वेश्चन दोगे ना तो आज भी मैं ये सारी स्टेप फॉलो करूंगा लाइन बाय लाइन। ओके बेटा? सर आप एक बार बस प्रीवियस पेज दिखाएंगे? इस बार इसको कॉपी कर लेने दो लोगों को। ओके सर, क्योंकि मेरा इधर सर वो हाँ, लाइन चल गया था। मैं देखा था आप गायब हो रहे थे। ध्यान दीजिए, एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो करना है, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो करना है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो करना है। ओके बेटा? हो गया? यस हो गई। यस सर। चलो, अब हमें खूब सारे एग्जाम्पल्स करने हैं इन स्टेप्स को एकदम दिमाग में फिट करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल, ये फ्लोर है और ये वॉल है। हमने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया है मास m का, और मैंने इधर से एक फोर्स लगाया है इस ब्लॉक के ऊपर F। हमें बताना है फाइंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, स्टेप सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। नीचे कैपिटल एम जी लग रहा होगा, ये एफ तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बना रखा है। ये फ्लोर, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा N1, इधर से दीवार फोर्स लगा रही होगी N2, और इस ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, है ना? हाँ है ना? स्टेप 1 हो गया, यस सर। यस सर। आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस हो गया। अच्छा, आपको किसने बोला था इसका पिछला पेज दिखाने के लिए? पहले उसको देख लो। अच्छा, इसमें तो मैंने कुछ बताया नहीं था ना, यही था बेटा आपके जाने के बाद। ठीक है, ओके सर। चलो, तुम क्या बोल रहे थे? फाइंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक था। पहले हमने फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या बनाना है? एफबीडी। हमने बोला इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। अभी के लिए अपन लोग एफबीडी बनाते वक्त को पॉइंट मान सकते हैं, पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट होता है, कई बार कन्वीनियंट नहीं भी होता है। ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगा? नीचे एम जी, ऊपर N1, इधर F और इधर N2। हाँ या ना? यस सर। इसके बाद क्या था अगला स्टेप? सिलेक्ट कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी कर लेंगे अभी, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है?
कोई इंसान चाहे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सीधे ऐसे नॉर्मल ले सकता है जो नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, कोई चाहे तो नहीं सर मैं तो आड़ा टेढ़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लूंगा, ऐसा भी कर सकता है। कौन समझदार है? सर पहले पहले वाला। क्यों? क्योंकि उसने सोचा या तो पहले वाला समझदार है या बिल्कुल ही बेवकूफ है, उसको पता भी नहीं है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, है ना। तो इसने क्या किया, सीधे सीधे बना दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इसको इन चारों में से किसी फोर्स के कंपोनेंट नहीं करने, राइट। यस सर। तो अपने कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं? जो बेसिक टिप है, बाकी तो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे, पर जो बेसिक टिप है वो ये है कि लीस्ट नंबर ऑफ अननोन्स नीड टू बी रिजॉल्व्ड। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कम से कम अननोन या वेरिएबल क्वांटिटीज के कंपोनेंट करने पड़े, वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज। बाकी ऑब्वियसली किसी केस में, स्पेशल केस में कुछ अलग हो सकता है, बट मोस्टली क्या करना है, आपको ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना है जिसमें आपको कम से कम अननोन फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़े। इस केस में नोन कौन कौन सा है सर? mg नोन है, f नोन है, क्योंकि क्वेश्चन में f गिवन है, m गिवन है। ना तो हमें n2 पता है ना हमें n1 पता है, राइट। तो हमें ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना है जिसमें n1 और n2 के कंपोनेंट ना करने पड़े। तो हमने क्या किया, ऐसा सिलेक्ट, क्योंकि दोनों के पीछे 90 डिग्री का एंगल था, हमने बोला ओके एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, दूसरे डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लो, कहानी खत्म, राइट। यस और नो? यस। चलो आगे बढ़े फिर। यस तो कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम तक हो गया। अगला क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। सर ऑलरेडी सारा रिजॉल्व है, बहुत बढ़िया बात है। एंड अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सर हमने लगाया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एफ माइनस एन टू इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स एन वन माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। देखो अब क्या मैं आपको सिर्फ स्टेप सिखाने के चक्कर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना किस चीज को कहते हैं। मैंने आपको स्टेप सिखाया, आपने स्टेप फॉलो कर लिए। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं बोलूंगा यार अगर इतना सिंपल इक्वेशन बना है कि f माइनस एन टू इज इक्वल टू जीरो, इसको यही सॉल्व कर लो। अगर कोई इक्वेशन इतनी सिंपल बनती है कि आप उसको चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें जबरदस्ती एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाओगे, है ना। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर लिया इसको, n2 इक्वल्स टू एफ, और यहीं पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया n1 इज इक्वल टू mg। अब सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई हो गए, पता चल गया Yes. कहानी खत्म, यस सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि अगला स्टेप क्या था, सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर, हो गया, है ना। यस सर हाँ बेटा। सर बट वैसे भी तो N1 तो सर माइनस mg के बराबर ही होगा तो वही तो प्रूफ सॉल्व करके निकाला हमने, और क्या किया, ओके सर। है ना। यस यस। तो मतलब मेन चीज ये लगी कि इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है, तो फिर हम लोग उससे ये सब प्रूफ किया ना। इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है, हमने कहाँ यूज किया यहाँ पे, हमारे पास तो एक ही ऑब्जेक्ट ही है सिस्टम में, एक ही ऑब्जेक्ट ही है, हमने यूज ही क्या किया इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। से तो फिर सिग्मा एफएक्स जीरो हम लोग पहले से कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है, उसको वो मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। हर एक केस में थोड़ा ना यूज करोगे, कहाँ यूज कर रहे हो, इक्विलिब्रियम वाले केस में यूज कर रहे ओके सर। यस हो, जहां नेट फोर्स जीरो है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। आगे बढ़े, यस कॉपी हो गया। यस यस। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास है m। ठीक है, और इसको हमने यहां पर एक रस्सी से ऐसे बांध दिया। इंक्लाइंड प्लेन जो कि फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। अभी जब तक हम फ्रिक्शन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक अगर मैं मेंशन भी नहीं करूं तो आपको मानना है फ्रिक्शन नहीं है। हालांकि एग्जाम में अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो वो मेंशन कर देगा। ठीक है, ओके बेटा। ओके सर। कभी कभार नहीं करेगा तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कौन सा वाला केस है। ठीक है, आंसर वगैरह ऑप्शन वगैरह देख के समझ में आ जाता है। चलो, तो आपको क्या करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके बेटा, तो सॉल्व करना शुरू करें। यस इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे देखते हैं। सर क्या इसके ऊपर सबसे पहले नीचे की तरफ कैपिटल एम जी लगेगा? यस सर लगेगा। यस सर। क्या सर इसके ऊपर ऐसे टेंशन लगेगा? यस सर लगेगा। क्या सर इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल लगेगा? यस सर लगेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ एफ बी डी। नीचे लगा कितना, एम जी। इधर लगा कितना, टेंशन टी। टेंशन। और इधर लगा कितना, नॉर्मल फोर्स। अगला स्टेप क्या है, सिलेक्ट कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। असाइन अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने बोला कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा अननोन्स के कंपोनेंट ना करने पड़े। अब देखो ये टेंशन और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। यस यस सर। तो अगर मैं ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं, देखो एक समझदार बच्चा ऐसे ले सकता है ना, एक समझदार बच्चा ऐसे ले सकता है ना, है ना। यस जो ऐसे लेगा वो क्या कैसे परेशान होगा देखते हैं। अगर उसने किसी ने ये, मैं दोनों तरीके से बता के दिखाता हूँ आपको। इधर लग रहा है टेंशन थीटा एंगल पे, इधर लग रहा है नॉर्मल थीटा एंगल पे, और नीचे लग रहा है एम जी, है ना। अगला स्टेप क्या है इसमें, इस तरीके में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करिए। तो मैं रिजॉल्व फोर्स सिर्फ लिख दे रहा हूँ, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, और इधर एन साइन थीटा, हाँ या ना। यस समझ में आई बात। अब मैंने बोला समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये इक्वेशन 1। दूसरा टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा विल बैलेंस एम जी, हाँ या ना। यस यस सर। जबरदस्ती आपके जो वेरिएबल्स हैं टी और एन वो चार जगह पहुंच गए। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको टी, मान लीजिए आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है ना, नॉर्मल नहीं निकालना है। नॉर्मल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो क्या आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल टाइम्स, नॉर्मल कितना है, सॉरी नॉर्मल कितना है, टी कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यस और नो। अब आप इसको सॉल्व करके टेंशन निकालोगे, है ना। यस टी टाइम साइन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हो, इज इक्वल टू एम जी। दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे साइन थीटा बचेगा, तो दैट इज टी बाय साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दैट मीन्स टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। मेहनत हुई कि नहीं हुई। यस यस सर। इसी को अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा देखिए, नीचे लग रहा है कितना, एम जी,
ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इधर लग रहा है आपका टेंशन ना इसका कंपोनेंट करना, इधर इधर लग रहा है नॉर्मल ना इसका कंपोनेंट करना है। एम जी के कंपोनेंट करने हैं तो एम जी के कंपोनेंट हो जाएंगे इधर की तरफ कितने, एम जी, cos theta इधर कितना हो जाएगा एम जी। and साइन अब अगर मैं समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या मिलेगा, टी माइनस एम जी साइन टी थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी। sin कौन सा आसान पड़ा, सेकंड sec क्या ध्यान रखा उसने, सर के xy सर डायरेक्शन सिलेक्शन समझ में आया वो स्टेप कितनी क्रिटिकल है, आया ना। यस क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो बेटर है ना इक्वेशन सिंपल बने। हम्म, उसके लिए क्या Yes. चाहिए, आपके वेरिएबल्स कम से कम जगह पहुंचे, यही चाहिए ना। यस तो इसलिए वेरिएबल, अगर आपके वेरिएबल ज्यादा जगह पहुंच रहे हैं, अगर आप वेरिएबल के कंपोनेंट कर रहे हो तो वेरिएबल दो दो जगह स्प्लिट हो गए तो हो गया झमेला। और ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई, यस 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें उसमें इतना झिला दिया इसने। वो भी मैंने देखे यहाँ पर स्टेप स्किप नहीं किए, यहाँ मैंने स्टेप स्किप कर करके लिखा है, राइट। यस देख लो ना, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे आप, फिर उसको मेहनत करोगे ना आप यहाँ पे थोड़ी सी। यस यस पहले तो आप इसको इसमें कन्वर्ट ही करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। आपको यही नहीं यही समझ चमकने में टाइम लगेगा कि अच्छा नॉर्मल नहीं चाहिए तो नॉर्मल को एलिमिनेट करना है, तो नॉर्मल के लिए यहाँ से निकाल के यहाँ सब, ये सब टाइम लगता है कि नहीं लगता आप लोगों को। सर थोड़ा सा हाँ तो वही बात कह रहा हूँ कि इसलिए बेटर क्या है, हमेशा अच्छे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ओके बेटा, यस सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। यस यस चलो कॉपी हो गया। सर एक मिनट इसमें तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन भी नहीं लिखनी पड़ी, सीधे आंसर आ गया है ना। यस यस सर हो गया, चलो सबका हो गया ना। अगला एग्जाम्पल, ये एक रिजिड सपोर्ट है, एक रस्सी यहां से बांधी, ये रस्सी और लंबी है पर हमने क्या किया यहाँ पे दूसरी रस्सी बांध दी ऐसे, जिसका दूसरा एंड फिर से एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ, और ये वाली जो रस्सी है यहां से लटक गई। समझ में आई बात। और हमने यहां पर ब्लॉक रख दिया मास m का, अगर ये एंगल थीटा है तो इस स्ट्रिंग का टेंशन T कितना है ये मुझे बताना है। समझ में आया क्वेश्चन, यस सॉल्व करो।
बढ़े आगे, हुआ सॉल्व किसी से? देखो यस सर। हाँ, आगे क्या आंसर आया? सर मतलब अगर हम लोग उस स्ट्रिंग का वैल्यू भी टी ही ले, हर जगह से अगर टी टी लग रहा है, चाहे उस वॉल में भी अगर टेंशन स्ट्रिंग दिया है तो टी मेरे को इक्वल्स आंसर बताओ ना यार, आंसर बताओ। सर टी कॉस टी। देखो भाई क्या करेंगे, मैं आपको इसमें मिस्टेक समझाता हूं। मैंने आपको बताया कि जो आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग अगर मासलेस हो, ये स्ट्रिंग मासलेस, मेंशन नहीं किया स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, मेंशन नहीं किया है, हम स्ट्रिंग को मासलेस ही लेंगे। मिस्टेक्स क्या है, आपको मैंने सिखाया अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें टेंशन कांस्टेंट होता है, राइट। पर उसमें मैंने आपको सिचुएशन सिखाई थी क्या, कि भैया इधर मैंने टेंशन T1 लगाया, इधर टेंशन अगर T2 लगाया तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है ये एक्सेलरेट कर जाएगी, राइट, है ना, अगर T1 T2 इक्वल नहीं हुए तो यस सर। वही टेंशन बीच में T भी बराबर होना चाहिए, है ना, इसलिए बोला था टेंशन इन द स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, है ना। यस यस मासलेस में मैंने आपको ये सिखाया था, तो आप बोलते हो इसका मतलब सर मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, आपने बोला अच्छा सर मतलब हर जगह लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। पर सोचिए जरा उसी रस्सी के बारे में, मैंने इधर फोर्स लगाया T1 और यहां पर मैंने बैठ के एक और फोर्स लगा दिया है T2, यहां का टेंशन T3 क्या T1 के बराबर होगा? नो सर। सॉरी, यहां मैंने एक फोर्स लगा दिया F, तो क्या ये T3 T1 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब इस T3 को F पे बैलेंस करना, राइट। यस सर। तो रस्सी के बीच में अगर कहीं किसी पॉइंट पे फोर्स लग जाए और वो फोर्स खास तौर से रस्सी के अलोंग हो या रस्सी के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट आ रहा हो तो टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस रस्सी को, इस रस्सी को और इस रस्सी को, तीनों को अलग अलग ट्रीट करोगे, ओके बेटा। ओके सर। इधर तो टेंशन T है, ये तीन रस्सियां हैं, एक रस्सी बची नहीं, ओके। इधर का टेंशन T1 है, इधर का टेंशन T2 है, समझ में आई बात? यस तो इधर इसमें ऊपर फोर्स लगेगा T2, इसको नीचे लगेगा कितना, mg, सर। है ना। यस अब सॉल्व करो। अच्छा इसको कॉपी नहीं करना है, मैं मिटा रहा हूं। सर जब T1 बाई कॉस थीटा आएगा टेंशन सर। तो T1 पता है क्या, नहीं पता ना। क्या करेंगे, देखिए हमको बोला गया ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फोर्सेस आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब हम ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो कैपिटल एम के बारे में बात की है हमने, तो क्या वो इसके ऊपर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है T2, मतलब क्या हो गया T2 माइनस mg, मैंने ऊपर प्लस ले लिया नीचे माइनस ले लिया, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस mg इज इक्वल टू 0, और हमारा सॉल्व भी हो गया T2 इज इक्वल टू mg। मैंने बोला था ना थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो, है ना। यस 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 इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये नॉट बहुत स्पेशल लग रहा है कि नहीं लग रहा देखने में, है ना। ये जो नॉट है ये बहुत स्पेशल लग रहा है क्योंकि इस पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, सॉल्यूशन तो वहीं पे रखा है। तो अब हम इस नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे क्या लग रहा है T2, इधर क्या लग रहा है T1, और इधर क्या लग रहा है T, ये एंगल है थीटा, ये तीनों ही अननोन है ना। यस सर।
यस हालांकि T2 मैंने निकाल लिया है, तो अब मैं जरूरी नहीं है इसको अननोन मानूं, बट फिलहाल के लिए तीनों अननोन लग रहा है मेरे को, है ना। यस तो मैंने क्या किया, ऐसा एक्सिस लिख के जिसमें कम से कम अननोन्स के मुझे कंपोनेंट करने पड़े। तो क्या हो गए, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। अब मुझे ना T1 का कंपोनेंट करना है ना T2 का कंपोनेंट करना है, सिर्फ T का कंपोनेंट करना है। T का कंपोनेंट इधर कितना है, T कॉस थीटा, इधर कितना, टी T साइन। साइन थीटा, राइट। यस ओके, अब मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, क्या आएगा, T कॉस थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू 0। और उसके बाद वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, कितना आएगा, T साइन थीटा माइनस T2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये 2 था, ये 3 है ना। T2 मुझे मालूम है, मैं निकाल चुका हूं, तो उसको मैं यहां डालूंगा, मुझे T आ जाएगा। ओके बेटा, यस यस तो टेंशन T कितना हो गया, mg बाय साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। यस यस सर आंसर आप ध्यान दीजिएगा, आप एक अननोन को दूसरे अननोन के टर्म्स में एक्सप्रेस करके छुट्टी ले सकते हो क्या, नहीं। तो यहां पर सबसे पहली गलती तो क्या की आपने, तीनों टेंशन को इक्वल माना, वही गड़बड़ा गया। वो सिखा दिया तो आपने क्या किया, आंसर आपने वेरिएबल के टर्म्स में छोड़ दिया, ये गलत है। तीसरी चीज क्या सीखनी थी कि टेंशन तीनों में सेम नहीं, वो तो है ही है। क्या सीखनी थी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे सिलेक्ट करते हैं। और चौथी चीज भी आपने यहाँ पे सीखी है, जो पहले लिखाया था पर सिखाया नहीं, कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना के उनको सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या ना। यस कॉपी कर लिया। सर मतलब जहाँ से स्ट्रिंग बदला वहां से टेंशन भी बदल गया। हाँ यस सर हो गया, आगे बढ़ू। यस सर ये एग्जांपल बहुत सिंपल ले रहा हूं, ये एक ब्लॉक, इसके बगल में दूसरा ब्लॉक, ये फ्लोर, ये वॉल, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M। हमने यहां से फोर्स लगाया F। आई नीड टू फाइंड फोर्स बिटवीन वॉल एंड कैपिटल M। सबसे पहला स्टेप क्या है, सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करिए। यस सर इधर N1 मान लेते हैं, इधर N2 मान लेते हैं, नीचे स्मॉल mg, इस पर नीचे कैपिटल mg, इधर मान लेते हैं N3, इधर भी हो जाएगा N3, हाँ या ना। यस सर ये दिख नहीं रहा ना N3, यस बट N3 लिखा है, ठीक है। और इस पे इधर हो जाएगा N4, राइट। यस हमें निकालना क्या है, N4 निकालना है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो स्मॉल m का बनाते हैं। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा सर, नीचे लगा स्मॉल mg, ऊपर लगा N3, इधर लगा F
ऊपर सर लगा N1 ऊपर लगा N1 है ना, ऊपर लगा N1, इधर लगा N N3। आप चाहो तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ भी बना सकते हो। कैपिटल एम का क्या हुआ, नीचे लगा कैपिटल एम जी, ऊपर N2, इधर N3 और इधर N4 N4 जो मुझे निकालना है, राइट। अब देखो, मैं यहां पर y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, N1 इज इक्वल टू स्मॉल एम जी मिलेगा, राइट। यहां पर अगर मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, N2 इज इक्वल टू, ठीक है। पर मतलब क्या हुआ यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में, देखो ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, पर हमने एक चीज क्या देखी यार, y डायरेक्शन की इक्वेशन का ना N4 में कोई रोल पहुंच नहीं पाया इस क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि यार y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, या x डायरेक्शन की इक्वेशन लिख के कोई फायदा नहीं है। समझ में आई बात। क्योंकि वो लास्ट में कैंसिल आउट हो जाता है। सुनो बात, नहीं वो मतलब आपको आपको निकालना N4 है, ये सिर्फ x डायरेक्शन के फोर्स पे डिपेंड कर रहा है N3, और N3 यहाँ पे भी सिर्फ x डायरेक्शन के फोर्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए y डायरेक्शन की फर्जी इक्वेशन क्यों लिखूं। सब सिर्फ मेरे को N1 इज इक्वल टू स्मॉल एम जी और N2 इज इक्वल टू कैपिटल एम जी मिलने वाला है, और कुछ मिलेगा नहीं। यहां पर अगर मैं x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, f विल बैलेंस N3। यस सर। यहां पर x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, N3 विल बैलेंस N4। अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं या सब्स्टिट्यूट कर दूं 1 से 2 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू, N4 equals और N4 इज इक्वल टू f, है ना। यस यस अगर आपको f 20 न्यूटन दे रखा होता तो आप यहाँ लिख देते दिस इज इक्वल 20 न्यूटन, है ना, है ना। क्या हुआ, यस कॉपी करो इसे जल्दी जल्दी। सबको समझ में आया। यस यस ठीक है, अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, बढ़ूं आगे। यस सर। सर पर वो N4 का डायरेक्शन तो उल्टा दिशा में। कहाँ किया बेटा, राइट से लेफ्ट लग रहा था, राइट से लेफ्ट लग रहा है, क्या दिक्कत है। यस सर वही बोल रहे हैं उसका बोल। यस ठीक है, चलो। अरे अगला एग्जांपल देखो, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m1 है,
इसका मास m2 है, ठीक है। यस यस सर। यहां का टेंशन बताना है, ठीक है। सॉल्व करें, यस करके दिखाओ। सर, हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, करके दिखाओ। यस सर, हो गया सर। हो गया, सर M1 प्लस M2 जी। ठीक है। क्या होगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इजी करा रहा हूँ अभी, बेसिक पकड़ना है, ठीक है, स्टेप्स पकड़ना है। इस पे नीचे कितना लगेगा, M2 जी। इस पे ऊपर कितना लगेगा, T1। इसको T1 बोल देते हैं। यहाँ का टेंशन तो T क्वेश्चन में दे ही रखा है। ध्यान दीजिए, रस्सी का टेंशन जैसे ही ड्रॉ किया मैंने दोनों साइड बनाया, हाँ या ना, यस यस ठीक है। ये आदत होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली दोनों साइड बनना चाहिए, ठीक है। ओके सर। बहुत सारे लोग टेंशन को छतरी बोल के भी बोलते हैं। और क्या है यहाँ पे, M1G भी रहेगा, वो तो भूल ही गए थे आप, है ना, मतलब मैं भूल गया था, है ना। चलो अब लिखते हैं M1 की इक्वेशन। अब देखो, क्योंकि इसमें सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, मैंने सीधे ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस मान लिया, ठीक है। ओके सर। तो अब क्या करूंगा, M1 की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, T माइनस T1 माइनस M1G इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो दो वेरिएबल है, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। M2 की इक्वेशन लिख देते हैं, T1 माइनस M2G इक्वल्स टू 0, है ना। यस इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिस मीन्स T1 इज इक्वल टू M2G। इसको यहां से यहां बिठा देते हैं, तो क्या बचेगा मुझे, T माइनस M1 प्लस M2 इंटू G इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G, हाँ या ना। यस सर। देखो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं हम, पर मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, स्टेप्स को डेवलप कर रहे हैं कि हम मतलब कैसे मेथड डेवलप कर रहे हैं, ओके बेटा। यस आपने नोट किया होगा ना मोशन इन वन डायमेंशन में, आप लोग डायरेक्ट लिख देते थे, फिर मैंने बोला नहीं ऐसे ये स्टेप्स फॉलो करो, फायदा हुआ कि नहीं हुआ डिफिकल्ट क्वेश्चन में, यस यस वो चीज को ध्यान रखें। हो गया कॉपी, यस यस आगे बढ़े। यस यस देखो समझ में आ रहा है कुछ, हम्म। सर, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक। क्या, सर, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ब्लॉक है बस, रेक्टेंगुलर हो किसी और शेप का फर्क नहीं पड़ता। हमें इस स्ट्रिंग का टेंशन बताना है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है ना, ठीक है।
ओके सर। इसका मास आपको दे रखा है थर्ड, चलो मास नहीं वेट दे दिया सीधे 300 न्यूटन, एक ही बात है 30 केजी दो या 300 न्यूटन दो, है ना, कोई दिक्कत। इसको हमने डब्ल्यू बोल दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ ये रेक्टेंगुलर शेप वाला जो है वो ब्लॉक है, बाकी रस्सियां हैं, ठीक है। ओके सर। ये पूछ रहे थे आप, मैं समझ नहीं पाया था आपका क्वेश्चन। क्या हम लोग 3 पॉइंट को नाम दे सकते हैं क्या, ABC का? बिल्कुल दे सकते हो। कितने टेंशन मानने पड़ेंगे पहले तो ये बताओ। सर 5। Yes, एक sir, दो तीन चार पाँच छ, छह वेरिएबल हो जाएंगे, तो छह इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे कभी साथ में? नो सर। नहीं ना, नहीं ना, नो सर। तो थोड़ा दिमाग लगाएं। मैं कह रहा हूं कि लेट से यहां का टेंशन T1 है, मैं कह रहा हूं अगर यहां का T2 होगा तो यहां का भी T2 होगा बाय सिमेट्री। किसी को आपत्ति है? नो सर। आप बोले किसी को हो सकता है आपत्ति है, तो उसमें बता देता हूं। इस पॉइंट को आपने बोला ए नाम दे दिया, चलो ए दे दिया, इसको बी भी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, जैसा आपने नाम बोला था मेरे को मैंने वही नाम रख दिया। पॉइंट ए के बारे में सोचो, अगर आप उसको T1 नीचे T1 लग रहा है लेट से, यहां मान लेते हैं आपने T2 बोला और यहाँ पे लेट से आपने T2 डैश बोल दिया, ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, दोनों को टेंशन अलग अलग कर दिया। ओके, आई विल प्रूव कि T2 और T2 डैश इक्वल है बाय सिंगल इक्वेशन। कैसे? इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट, है ना, यस। इसका x इसका y, तो x डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? T2 डैश cos 53 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 53 डिग्री। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो मैं डायरेक्टली अज्यूम कर लिया, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर कोई जबरदस्ती पूछ ले नहीं कैसे हुआ कैसे हुआ तो मैं बता पाऊं, ठीक है। तो ये आप रफ में कॉपी कर लेना, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये। तो ब्लॉक से शुरू करते हैं। ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है? नीचे W, ऊपर T1, दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू W दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन 1, T1 आ गया। अच्छा यहाँ T2 है, तो मैंने बोला कि इस ब्लॉक में अगर इस रस्सी में अगर मैं टेंशन T3 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सॉरी हाँ यहाँ पे टेंशन T3 होगा, हाँ है ना। yes, sir. वेरिएबल दो कम कर दिए कि नहीं कर दिए मैंने आपके? इसको कैसे प्रूव करोगे? तो देखना जरा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, T3 का वर्टिकल कंपोनेंट T2 के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, यस सर। T3 का भी वर्टिकल कंपोनेंट T2 के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, हाँ या ना? यस सर। करेगा ना। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है कि दोनों ही T3 फिर से आप सेम तरीके से इक्वल प्रूफ कर सकते हो, अगर कोई जबरदस्ती बोल दे नहीं प्रूफ करो तो, है ना। तो इससे मैंने दोनों को बस ऐसे ही इक्वल मान लिया। ओके,
अब देखते हैं पॉइंट ए के बारे में, जो नॉट ए है उसके बारे में बात करते हैं। ए पर क्या फोर्स लग रहा है सर? नीचे T1 दैट इज 300 न्यूटन, इधर T2, इधर T2। ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री, राइट है ना? अब देखो, यस सर। अब यस देखो सर। यहां पर सोचो, नॉर्मली मैंने आपको क्या सिखाया, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? वो जिसमें आपको कम से कम अननोन्स के कंपोनेंट करने पड़े। पर यहां सोचिए, यहां आपका T1 नोन हो चुका है, ये दोनों T2 अननोन है। तो अगर आप उसी रूल को फॉलो करते तो अपना एक्स एक्सिस इधर ले लेते, है ना? यस सर। यस सर। वाई एक्सिस इधर ले लेते और आपको इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ी मुसीबत होती। हालांकि फिर भी सॉल्व हो जाता, बट फिर भी एक ही स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा, बट फिर भी उससे बेटर मेरे को साफ साफ दिख रहा है अगर मैं थोड़ा सा सिमेट्री यूज करूँ। मैंने सिंपल क्या लिया, हॉरिजॉन्टल एक्स लिया, वर्टिकल वाई लिया। अब मैंने वाई एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन तो मैं लिख चुका हूं, उससे मेरे को कुछ नहीं मिला, दोनों T2 इक्वल आए थे, है ना? है यस ना? वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? T2 साइन 53 डिग्री प्लस T2 साइन 53 डिग्री, 2T2 इज इक्वल टू T1। यस सर। साइन 53 डिग्री कितना होता है? 4/5 इज इक्वल टू 300। दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 1500 बाई 8 न्यूटन। आया ना? T2 आ गया। यस सर। अब T3 निकालना है और T निकालना है ना? यहां तक कॉपी कर लो तो आगे बढ़ूंगा, इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है? ये कॉपी हो चुका तो मिटा दूं यस सर। सबका? किसी का नहीं हुआ तो बता दो। ठीक है बेटा? यस सर। तो वाई कंपोनेंट इसका हो गया, ओके। अब पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। देखो, बी और सी इतने सिमेट्रिक है ना कि दोनों की इक्वेशन अलग अलग बनाने की जरूरत ही नहीं, दोनों से सेम ही आंसर है, ठीक है? यस बी की अगर बात करें तो बी पे क्या क्या लग रहा है सर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है T, इधर लग रहा है T2 जिसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 53 डिग्री के एंगल पर, और इधर लग रहा है मेरा T3 हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर, है ना? हाँ, है ना? यस। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये T2 मैं निकाल चुका हूं, कितना है T2? 1500 बाय 8 न्यूटन। मैंने सॉल्व नहीं कर रहा इसको, 1500 बाय 8 रख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? आप चाहो तो इसे 375/2 कर सकते हो, पर T2 ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। क्योंकि अभी कैलकुलेशन में बीच में करता नहीं हूँ, जहां तक हो सके अवॉइड करता हूँ। मैंने इधर एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? T3 अननोन था, T3 की तरफ ही वाई एक्सिस ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे बेटा, उसमें कोई नुकसान नहीं, ठीक है? बिल्कुल ले सकते थे, ओके? यस सर, पर ज्यादा फायदा यस है। सर। और इसमें मुझे ज़्यादा फायदा लग रहा है, या सब कम से कम मेरे को सोचने में आसान पड़ रहा है, ठीक है? एक्चुअली अगर मैं टेढ़ा लेता, दिक्कत पता क्या थी? मैं T2 का कंपोनेंट करने में मेरा एंगल अजीब सा आ जाता, है ना? यस सर। सोचो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है, एक्स एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो जाती है। ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 53 डिग्री। तो मेरे को T2 के कंपोनेंट करने में तकलीफ हो जाएगी, है ना? इसलिए मैंने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है?
तो यही कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखते हो। सबसे बेसिक क्या है, पहला क्या है कि कम से कम वेरिएबल्स के कंपोनेंट करने पड़े। उसके बाद क्या है कि यार बेसिक जनरल कॉमन सेंस तो यूज करोगे ना। तो अब अगर मैं देखो मैं पहले वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूं, पूछो क्यों, पूछो क्यों। सर क्यों? सर दोनों। देखो एक्स डायरेक्शन की अगर इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें टी भी आएगा, टी3 भी आएगा, दो दो वेरिएबल आ जाएगा। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो टी आएगा ही नहीं, सिर्फ टी3 आएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। यस। ये कुछ स्मार्ट डिसीजंस आप ले सकते हो जिससे आपका टाइम बचता है। देखो कैलकुलेशन नहीं करने का फायदा दिख रहा है। यस सर। हाँ, यस। एक तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, दूसरे कैलकुलेशन और नहीं करनी पड़ी, है ना। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, इसको कर लिया, है ना। यस सर। समझ में आई बात। चलो, तो टी3 आ गया। अब लिखेंगे एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग सॉल्व करके टी निकाल के बता दीजिए मेरे को कितना आया। सर 2-1। 212 आया। मुझे नहीं मालूम कितना है, पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे तो खुद से ट्राई कर लेता हूँ। सर 2-1। टी प्लस 1500/8 इंटू कॉस 53 डिग्री 3/5 इज इक्वल टू T3 इंटू 4/5। दिस मीन्स 4T3/5 इज इक्वल टू ये 1500 का 300 900/8 प्लस टी कितना आया। अच्छा मेरे को टी निकालना है ना। दिस इम्प्लाइज टेंशन टी इज इक्वल टू कितना हुआ, T3 इंटू 4/5, T3 ये रहा, T3 इंटू 4/5 तो 200 प्लस, प्लस नहीं माइनस हुआ, माइनस 900/8 दैट इज इक्वल टू, ये तो 100 कुछ हो गया, 87.5 आ रहा है बेटा। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन चेक मिस्टेक करी हो, बट क्योंकि जगह मेरे पास थी नहीं, मैं सोचने का स्कोप मेरे पास कम हो जाता है, मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है जब लिखने की जगह नहीं होती, तो आप लोगों का पता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी सही होगा। यस सर। ठीक है, सही से कंपोनेंट करके सॉल्व करेंगे, आंसर सही आएगा, क्यों हड़बड़ाते हैं। तो ये हुआ थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन, मतलब अच्छा लेवल है, खराब लेवल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत सारे छोटे 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 छोटे। यस सर। यस।
यस सर, ओके। हो गया? यस सर, तो मेन बस वही है ना कि सारे स्टेप्स अच्छे से याद रखने, कैसे कैसे करना है। हाँ, बट उसकी अंदर टेक्निकलिटीज थोड़ी थोड़ी सोच समझ रहे हो ना, हल्की हल्की छोटी छोटी। यस सर। हम्म। सर हाँ, बट वो छोटी छोटी बातें बहुत आसान करता है क्वेश्चन को। आपको अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन जबरदस्ती डिफिकल्ट करके दिखाया था ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन, 1 लाइन का क्वेश्चन 8 लाइन में हुआ था, है ना? यस सर। चलो। सर हाँ बेटा बोलिए। सर डिफरेंट क्वेश्चन में सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे ले सर, वो कैसे समझे वही तो सर, मैं सिखा रहा किससे हूँ इतनी देर से। इजीली होगा? वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, ये इतनी देर से ही तो सीख रहे हैं। सबसे बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल क्या है कि कम से कम वेरिएबल के कंपोनेंट करने पड़े, है ना? यस सर। ये सबसे बेसिक है। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे यहां हमने देखा कि हमने, क्योंकि दोनों T2 था, दोनों 53 डिग्री एंगल बता, हमें मालूम था रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो मैं उसको भी उसी और उसी डायरेक्शन में T1 भी आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे यस तो आपको लगेगा ठीक है, फिर फालतू ही मैं क्यों जबरदस्ती आड़ा टेढ़ा एक्सिस लूं, है ना? आया ना? थोड़ा सा सोचोगे तो दिखेगा, नहीं सोचोगे तो, अगर आप टेढ़ा एक्सिस ले लेते हो ना बेटा, बता रहा हूं ट्राई करके देख लेना, 2 इक्वेशन बनाओगे ना, उनमें से एक इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ट्राई करके देख लेना। ओके सर। हालांकि उसमें कंपोनेंट करने में आपको दिक्कत होगी, बाकी हो जाएगा। तो ये सब स्टेप्स हम लोग का कैलकुलेशन को जल्दी और क्विक करने के लिए। हाँ, अब आप वो जो चीजें सिखाई ना कि भैया 2 इक्वल वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, मुझे वो दिख रहा है कि वो रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको इसके साथ बैलेंस कर दिया चुपचाप। यही किया ना, देखो जरा, यस यस सर। है ना? वो कुछ चीजें ध्यान रखोगे तो आसान पड़ेगा। और क्या, सिमेट्री का यूज करना मत भूलना, ठीक है? मोस्टली वही होता है कि जिधर जिस डायरेक्शन में कम से कम कंपोनेंट करने पड़े, कम से कम अननोन के कंपोनेंट करने पड़े, पर क्या नाम है, सिमेट्री अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल होता है, ठीक है? तो उस सिमेट्री का यूज जितना करोगे सिंपल क्वेश्चंस में या सिमेट्रिकल क्वेश्चंस में, उतना फायदे में रहोगे, ठीक है? और ये प्रैक्टिस के साथ अच्छे से सीख जाओगे, डोंट वरी। सर सिमेट्री मतलब दिख जाता है कि कोई, हाँ। मतलब अब जैसे इस केस में क्या था, इस केस में ऐसा क्यों किया मैंने, इधर एक्स इधर वाई क्यों लिया? क्योंकि यार इधर अगर मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, टी की डायरेक्शन में एक्स लूं या T3 की डायरेक्शन में एक्स या वाई कुछ भी ले लूं, मतलब दोनों में, इसके दोनों ही अननोन्स है, दोनों में से किसके कंपोनेंट में नहीं करना चाहता हूं, मेरी चॉइस थी। पर मैंने क्या सोचा कि अगर मैं एक्सिस को आधा टेढ़ा ले लूंगा तो मेरे ये जो फोर्स है ना, ये T2, इसके कंपोनेंट करने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, है ना? यस सर। अब कौन आ रहा है? सुंदरम कुमार, क्लास खत्म हो रही है, टाटा बाय बाय बोलने वाला हूं, जो भी है। तो इसके टेंशन के कंपोनेंट करने में तकलीफ होगी T2 के, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपको जिसमें कन्वीनियंस हो। और ये कैसे सीखोगे, तो प्रैक्टिस से सीखोगे, ठीक है? गलत कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, फंसोगे, फिर बोलोगे यार ये तो बेकार है, दूसरा लेके देखते हैं क्या फायदा हुआ, एनालाइज करोगे, तब सीखोगे। ऐसे थोड़ा ना सीख जाओगे, है ना? यस यस मतलब कभी फंसोगे गंदा गंदा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके, मैं भी फंसा हूं, ऐसा थोड़ा ना मैं कभी फंसा नहीं हूं, मैंने भी उठपटांग कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, गंदे गंदे इक्वेशन बना के गंदे गंदे इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर बोला यार कुछ और तरीका होना चाहिए, परेशान हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट दुखी था, परेशान हुआ, खाना वाना खा रहा था, कुछ चमका दिमाग में, अबे वहां पे ये कर सकते थे, वो ट्राई किया, बढ़िया हो गया, समझ में आ गया, अगली बार से ये करना, है ना? समझ में आई बात? ऐसे ही सीखते हो। चलो तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, आइडियल पुली एंड इट्स सर, आप इक्विलिब्रियम। कल का क्लास बोले थे लेंगे, तो वो कब लेंगे सर? बता रहा हूँ। अच्छा, वो सब अभी बच्चे ही नहीं है यार, मेरे को बहुत कुछ बात करनी थी, आप लोग सब भाग ही गए हो। सुन लो बात, पहले तो अगली क्लास का टॉपिक लिखिए, आइडियल पुली एंड प्रॉब्लम्स ऑन इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है?
ओके